नमस्कार दोस्तों। बताएं आप लोग कैसे हैं। और जो मैं अपने शारीरिक शिक्षा की तैयारी के लिए जो टेस्ट सीरीज चला रहा हूं, उसमें आप लोग के लिए आज पेपर 16 का पार्ट 1 का हल लेके आया हूं। लेक- आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे फेसबुक पेज पे या व्हाट्सएप पे जो प्रश्न पत्र अपलोड करता हूं उसका उत्तर कृपया कमेंट न करें। इससे बहुत समस्याएं आने लगती है खुद को। तो आइए आज का हम टेस्ट सीरीज को देखते हैं और उसको हल करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को सन 1991-92 में शुरू किया गया था और ये खेल का सबसे बड़ा अवार्ड है। क्योंकि जो इससे पहले हमारा सबसे बड़ा अवार्ड जो था अर्जुन अवार्ड, जो 1961 से शुरू किया गया था। फिर बाद में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड शुरू किया गया 1991-92 में, जिसमें इस समय 7,50,000 की नगद राशि दी जाती है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। और इसको 29 अगस्त यानी खेल दिवस यानी मेजर ध्यानचंद्र के जन्मदिन पर दिया जाता है। ठीक, तो इसको अवार्ड को पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो इसका आप सब लोग सही उत्तर जानते ही होंगे, विश्वनाथ आनंद है। विश्वनाथ आनंद की अगर बात करें तो ये एक चेस खिलाड़ी हैं, भारत के चेस खिलाड़ी है और उनको भारतीय चेस ग्रैंड मास्टर के रूप में जाना जाता है और ये विश्व चेस के विश्व चैंपियन भी रह चुके हैं। इन्होंने पहला ग्रैंड मास्टर जो है 1988 में जीता था और ये 5 बार वर्ल्ड चैंपियन भी रहे। और 1991 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। तो वहीं अगर हम के मल्लेश्वरी यानी कि करणम मल्लेश्वरी की बात करें तो ये पहली भारतीय वेट लिफ्टर थी जिन्होंने सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में भारत के लिए कांस्य पदक जीता था, महिला ओर से। ठीक, तो उन्होंने तब इनको 1900 उससे पहले 1995 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड सम्मानित किया गया था और उसके साथ साथ इनको 1995 में ही 1999 में इनको पद्म श्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। और रोहित शर्मा की अगर बात करें तो ये 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित होंगे। और सचिन तेंदुलकर को भारत में लिटिल मास्टर और मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है और क्रिकेट का भगवान भी इनको माना जाता है और ये भी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं। तो इस प्रश्न का आपने सही उत्तर देखा कि वो है विश्वनाथ आनंद, जिनको सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। तो अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। सन 1920 ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ी की संख्या कितनी थी? तो अगर हम 1900 ऑप्शन की बात करें तो 2, 4, 6, 8। अगर हम बात करें 1920 ओलंपिक की तो वो ओलंपिक 1920 में एंडवर्प ओलंपिक हुआ था और उसमें भारत ने अनऑफिशियली, यानी भारत का कोई संघ था नहीं, तो वो अनऑफिशियली एंडवर्प ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें कोच प्रशिक्षण एससी बक ने दिए थे और जो खर्चा था वो दादा सॉरी दोराबजी टाटा जो थे उन्होंने खर्च को उठाया था। तो अब उसमें भाग लेने वाले खिलाड़ियों की बात करें तो उसमें कुल मिला के 6 खिलाड़ी भाग लिए थे। और अगर हम पूरी भारतीय टीम की बात करें तो उसमें भारतीय टीम में कुल 8 सदस्य थे जिनमें से 6 खिलाड़ी थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, 6 खिलाड़ी थे। ठीक, बहुत लोगों ने कमेंट में 8 उत्तर भी बताया था जो गलत है। तो इस तरह भारतीय खिलाड़ियों की कुल संख्या 6 थी, जिसमें से 2 रेसलर थे यानी कि कुश्ती से और 4 एथलीट थे। ठीक, तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर है ऑप्शन सी, 6। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। तो प्रश्न 3 में है कि पटेला अस्थि का प्रकार है। तो ऑप्शन की बात करते हैं, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, सिस्माइड बोन और फ्लैट बोन। तो अगर हम
बोन की बात करें बनावट के आधार पे, जो भी ऑप्शन में दिया है सब बनावट के आधार पे हमारे बोन को दिया गया। तो इसमें हमारी बनावट के आधार पर जो अस्थि होती है, हड्डी होती है, 5 प्रकार की होती है। तो उसमें पहला जो है लांग बोन यानी कि लंबे हड्डी। ये आमतौर पर हाथ और पैरों में पाई जाती है और प्रत्येक हड्डी के एक सिरा होता है, दोनों सिरे होते हैं, ठीक। और वो क्या होती है, लॉन्ग बोन एक लीवर के रूप में कार्य करती है, यानी कि यांत्रिक मैकेनिज्म के रूप में भी काम करती है और शरीर को गति देने में मदद करती है। तो वहीं ऑप्शन बी शार्ट बोन की अगर बात करें तो इसको हम छोटी अस्थि के रूप में समझते हैं। और ये खास तौर पर जो हमारी कलाई और टखने की यानी एंकल की हड्डियाँ होती हैं उनको हम शार्ट बोन कहते हैं और ये हमें अंगों को ताकत देने में मदद करती हैं। तो फ्लैट बोन जो होता है यानी कि चपटी चपटी या चौड़ी हड्डियाँ होती है। इसका इसका कार्य होता है शरीर में कि जैसे जो हमारे शरीर के इंटरनल पार्ट्स हैं, जिन इंटरनल पार्ट्स को सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि हमारे हृदय को, हमारी तंत्रिका तंत्र को, मस्तिष्क को, तो वहाँ की जो हड्डियाँ होती हैं, जैसे कि मस्तिष्क में जितने भी सिर में बोन है वो फ्लैट बोन होती हैं और ये हमारे जो तंत्रिका तंत्र होता है उस मस्तिष्क है उसको सुरक्षा प्रदान करती है। और एक होता है इनरेगुलर बोन, तो वो जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी हो गई, ये इनरेगुलर बोन के रूप में आती है। और बात करें हम सिस्माइड बोन, जो इस प्रश्न का सही उत्तर है, यानी पटेला अस्थि सिस्माइड बोन का प्रकार है। इसमें सिस्माइड बोन ऐसे बनता है कि जब हमारी टेंडन जो होती है वो जोड़ों पे कुछ समय पश्चात एक कठोर हड्डी का आकार ले लेती है, जिसको हम सिस्माइड बोन कहते हैं। तो पटेला जो होता है सिस्माइड बोन का उदाहरण है। अगर यहाँ पे जो प्रश्न अगर कभी पूछे कि सिस्माइड बोन में सबसे बड़ा अस्थि कौन सा है, यानी कि तो उसका उत्तर होगा पटेला अस्थि, क्योंकि शरीर में जितनी भी सिस्माइड बोन हैं और ये सिस्माइड बोन जोड़ों पे ही पाई जाती है, तो उसमें से सबसे बड़ा बोन जो होता है पटेला बोन होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिस्माइड बोन। अब प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं। तो 4 कहता है कि शरीर की जो प्रतिवर्ती क्रियाएं कौन नियंत्रित करता है, यानी कि शरीर की प्रत्यावर्ती क्रिया नर्वस सिस्टम से प्रश्न है। तो इसमें अगर हम प्रतिवर्ती क्रिया की बात करें तो अगर सबसे पहले हम एग्जाम्पल दें कि जैसे हम कहीं जाते हैं और अचानक पैर में चुभन होता है या जैसे कांटा गिरता है, तो हम बिना किसी संदेश के, बिना किसी कुछ किए हुए हमारे मांसपेशियों में एक कॉन्ट्रैक्शन होता है, सिकुड़ापन आ जाता है और अचानक उस जगह से हमारा पैर हट जाता है। तो जो हटने की क्रिया होती है वो प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। जैसे कि हम हमारा हाथ जो ही जलता है हम त्यों ही पीछे अचानक हटा लेते हैं, इसमें हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, हम रोक नहीं सकते वहाँ पे, नहीं, मांसपेशियाँ तुरंत कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो इस क्रिया को ही प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। तो सवाल है कि इस क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, यानी कहाँ से इसका संचालन होता है। तो ऑप्शन है स्पाइनल कॉर्ड, सेरिब्रम, कार्टिक्स, मेडुला ऑब्लांगेटा और पोन्स। तो मस्तिष्क जो हमारा होता है वो 3 भागों में बटा होता है। जो हमारा मस्तिष्क है वो 3 भागों में बटा होता है, जिसमें पहला होता है फोर ब्रेन, जिसको हम अग्र मस्तिष्क कहते हैं। दूसरा मस्तिष्क होता है मिड ब्रेन, जिसको हम मध्य मस्तिष्क कहते हैं। और तीसरा होता है हेड ब्रेन, जिसको हम पश्च मस्तिष्क यानी सबसे पिछला मस्तिष्क होता है। तो जो सेरिब्रम, ऑप्शन बी में सेरिब्रम कॉर्टिक्स है, ये सेरिब्रम कॉर्टिक्स मस्तिष्क का जो फोर ब्रेन होता है, अग्र मस्तिष्क, उसका एक भाग है जिसको हम सेरिब्रम कहते हैं। सेरिब्रम जो कोई हिंदी में प्रमस्तिष्क यानी कि आगे की जो मस्तिष्क होती है इसको कहते हैं, और ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। और इसी में जो हमारी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको CNS कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यहीं पे स्थापित होता है। शरीर की सभी क्रियाएं यहाँ से नियंत्रित होती हैं। लेकिन और ये 2 भाग में विभाजित होता है, दाएं गोलार्ध और बाएं गोलार्ध में, ठीक। और जब हम सेरिब्रम कार्टिकस की बात करें तो प्रमस्तिष्क जो होता है यानी सेरिब्रम जो होता है मस्तिष्क, उसके बाहरी सतह को प्रमस्तिष्क कॉर्टेक्स कहते हैं, जो हमारी तंत्रिका तंत्र जो कोशिकाएं होती हैं उनसे बनी होती है। और ये
भूरे रंग का होता है, जिसको हम ग्रे मैटर कहते हैं। यानी सेरिब्रम कार्टेक्स जो होता है, ये हमारे सेरेब्रम का बाहरी आवरण होता है, जो तंत्रिका कोशिकाओं से बना होता है, जहाँ पर नर्व सेल होते हैं, और ये भूरे रंग का होता है सेरिब्रम कॉर्टेक्स, जिसको हम ग्रे मैटर के नाम से भी जानते हैं। जब हम तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे तो इन सब का विस्तृत लेक्चर होगा। और हम अगर आप तो फिर उसके बाद जब आते हैं हम स्पाइनल कॉर्ड, मेडुला ऑब्लांगेटा और पोन्स, तो जो हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा और पोन्स है, ये हमारे हिड ब्रेन यानी कि पश्च मस्तिष्क का भाग होता है, यानी कि मस्तिष्क का सबसे जो अंतिम भाग होता है। तो अगर हम पोन्स की बात करें तो पोन्स जो हमारे जो पश्च मस्तिष्क उसका होता है, उसमें एक छोटा सा भाग होता है, वहाँ पे जैसे तंत्रिका जो हमारे संवेदी और प्रेरक तंत्रिका होती है, उनके तंतु यानी फाइबर्स जो होते हैं वहीं से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते और जाते रहते हैं। तो जो अनुमस्तिष्क और ये पोन्स जो होता है हमारे अनुमस्तिष्क यानी कि जो सबसे अगला मस्तिष्क होता है, और मध्य मस्तिष्क और मेडुला ऑब्लांगेटा को एक दूसरे से जोड़ता है। कहने का मतलब पोन्स जो होता है, यहीं से हमारा सेंसरी जो नर्व्स होता है, यानी कि संवेदित तंत्रिका और प्रेरक तंत्रिका दोनों शरीर से सीएनएस में जाते हैं और सीएनएस से वापस शरीर में आते हैं। ठीक। और जब हम मेडुला ऑब्लांगेटा की बात करेंगे तो ये मस्तिष्क का सबसे निचला भाग होता है, यानी पश्च मस्तिष्क होता है और उसमें सबसे निचला भाग होता है, ये बेलनाकार आकार की होती है। और जो पोन्स होता है, जो मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, वो पोन्स और हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, जिसको हम सुषुम्ना भी कहते हैं, यानी नाड़ी तंत्र को जोड़े रखता है। और जो मेडुला ऑब्लांगेटा का काम होता है कि इसमें हमारी श्वसन और हृदय का केंद्र स्थित होता है, यानी कि मेडुला ऑब्लांगेटा से ही हमारी जो हृदय की गति और श्वसन क्रिया जो होती है वो हमारी नियंत्रित होती है। तो इस मेडुला ऑब्लांगेटा से एक सवाल बनता है कि अगर पूछे कि हमारी जो हृदय की गति और श्वसन तंत्र की गति जो होती है कहाँ से नियंत्रित होती है, तो उसका जवाब होगा मेडुला ऑब्लांगेटा, यानी कि मेडुला ऑब्लांगेटा से हृदय और श्वसन की क्रिया नियंत्रित की जाती है। लेकिन यहाँ पे प्रतिवर्ती क्रिया कहाँ से नियंत्रित करता है, तब इस प्रश्न का सही उत्तर बनता है स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन ए। यानी कि हमारे शरीर की जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से नियंत्रित होती है। अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो इसको हम मेरुरज्जु यानी कि रीढ़ की हड्डी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पीछे जो होता है हमारे मेडुला ऑब्लांगेटा जहाँ समाप्त होता है वहाँ से शुरू होकर रीढ़ की हड्डी तक इसके अंदर जो होता है पार्ट, उसको हम मेडुला ऑब्लांगेटा कहते हैं। ठीक। तो जो शरीर में कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं, जैसे हमारे संवेदी अंग होते हैं उसमें कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिससे जो सेंसरी नर्व्स होता है, संवेदी तंत्रिका होता है, मस्तिष्क में न पहुंचकर हमारी स्पाइनल कॉर्ड से ही वापस लौट आती हैं। तो जैसे कि अचानक कोई तीव्र आग से जलना या कोई चुभन होना, कांटा का चुभना पैर में, तो ऐसी सब क्रियाएं क्या होती है कि तुरंत ये स्पाइनल कॉर्ड के बाद ये तंत्रिका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न जाकर स्पाइनल कॉर्ड से ही वापस पेशियों में मोटर न्यूरॉन्स के रूप में चली आती है, जिससे हमारा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इसलिए जो हमारी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से ही नियंत्रित होती हैं। तो इस प्रश्न का आपने सही उत्तर जाना स्पाइनल कॉर्ड। ठीक। अब हम प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं, जिसमें है कि गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था। न्यूटन, गैलीलियो, अरस्तु, कोई नहीं। तो अगर हम गुरुत्वाकर्षण नियम की बात करें तो पृथ्वी के अंदर एक अपनी शक्ति होती है जिसको मैग्नेटिक पावर कहते हैं, चुंबकीय शक्ति होती है, यानी कि कोई भी वस्तु ऊपर
स्थिर नहीं रह सकती। कोई भी वस्तु को ऊपर स्वतंत्र अवस्था में छोड़ दिया जाए तो वो नीचे पृथ्वी की ओर खींच गिर जाती है, और पृथ्वी की इसी इसी शक्ति गुण को हम गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। तो इसका प्रतिपादन जो है सर आइजैक न्यूटन ने किया था, और सर आइजैक न्यूटन ने किया था। इसके अलावा न्यूटन ने हमारे गति के 3 नियम भी दिए थे। पहला नियम जड़त्व का था, दूसरा नियम संवेग का जिसको हम त्वरण का नियम भी कहते हैं, और चौथा नियम था, तीसरा नियम था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगर ऑप्शन बी गैलीलियो की बात करें तो गैलीलियो भी एक साइंटिस्ट थे जो स्थिर जड़त्व का सिद्धांत दिए थे, और इन्हीं के स्थिर जो जड़त्व का सिद्धांत दिए थे, नियम दिए थे, इन्हीं से प्रभावित होकर न्यूटन ने अपने गति का नियम को प्रतिपादित किए थे। तो फिर हम ऑप्शन सी अरस्तु की बात करें तो एक यूनान के एक दार्शनिक, समाजशास्त्रिक और वैज्ञानिक सोच वाले व्यक्ति थे, और इन्होंने पेशी गति विज्ञान, मानव पेशी गति विज्ञान का जनक यानी किन्सियोलॉजी का जनक इनको कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने एक इस विद्यालय जिसका नाम लाइजियम था उसकी स्थापना की थी, और वहाँ पे इन्होंने पेशियों में होने वाली गतिविधि का अध्ययन किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर जो था वो ऑप्शन ए यानी कि न्यूटन थे। तो आज का जो पेपर हमारा था, पेपर 60 का पार्ट 1 ख़त्म होता है। अगर आप लोग को मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है तो कम से कम मेरे लिए, मेरे हौसले के लिए एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब बनता है, जो आप लोग को करना होगा। और अपने फेसबुक पेज पे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, दोस्तों को शेयर करें, उनको बताएं, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल बटन को भी दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अगर अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाता है। तो आज के लिए इतना है। आपको नमस्कार।